ओके गाइस, तो अब हम लोग आज क्या रिवाइज करने जा रहे हैं? प्रोफेशनल एथिक्स डिटेल में हम लोग रिवाइज करेंगे। आपके एग्जाम में 20 नंबर के आसपास का आता है, 20 से 25 भी जा सकता है, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। रिवीजन वीडियो सुनते जाइए, पॉज करते जाइए और बोलते जाइए और स्क्रिबलिंग करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 19 आईसीए के स्टडी मैट के हिसाब से नाम है प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को फॉलो करने चाहिए। याद करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी थी। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना। मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं, तुम्हारी ड्यू केयर करूंगा। प्यार में जो बातें बताओगी कॉन्फिडेंशियल रखूंगा और साथ साथ में मेरा बिहेवियर प्रोफेशनल रहेगा। तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या सबसेक्शन याद रखने हैं? अपने आप हो जाएंगे। ये सबसेक्शन है किसके? आपके कोड ऑफ एथिक्स के। अपने आप कैसे हो जाएंगे? 5 हैं, 111 से शुरू होता है, 115 पे खत्म होता है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करा दिया। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। बढ़िया, आ जाइए। नाउ पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आते हैं, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या बोलती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, ऑनेस्ट रहो, इधर उधर की बातें मत करो, फेयर डीलिंग करो, ट्रुथफुलनेस रखो। सबका साथ, सबका विकास, फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आप लोगों को अपनी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी चाहिए। किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। इन्फ्लुएंस वाली बात हमारी ऑब्जेक्टिविटी में आती है, बट यहां पे भी आपको बात घुमा फिरा के नहीं बोलनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट अपने आप को रखना है। अच्छा जी। देन आपने नोइंगली अपने आप को ऐसी रिपोर्ट से एसोसिएट नहीं करना है जो आपको पता है, अगेन जो आपको पता है, विच प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिलीव्स इज फॉल्स, मिसलीडिंग, नेग्लिजेंटली प्रोवाइडेड और ओमिट्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आपने अपना एसोसिएशन ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं रखना है नोइंगली विच यू बिलीव दैट इज फॉल्स, मिसलीडिंग, नेग्लिजेंटली प्रोवाइडेड और ओमिट्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी। अगर आप लोग मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं ऐसे रिपोर्ट वगैरह के लिए, तो याद रखिए हम मानेंगे कि आपने ब्रीच नहीं किया है इंटीग्रिटी का। तो फॉर एग्जांपल आप ऑडिट पे गए थे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, उसका इंपैक्ट जो है वो परवेजिव आ रहा था, आपने जो है वो एडवर्स ओपिनियन दे दिया। अब एडवर्स ओपिनियन दे दिया तो क्या कोई आपको बोल सकता है कि यू आर एसोसिएटेड विद अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर मटेरियली मिसस्टेटेड? आप बोलेंगे नहीं बोल सकता है, मैं इंटीग्रिटी ब्रीच नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई हैव इशूड एडवर्स ओपिनियन एज पर एसएस 705। नाउ ऑब्जेक्टिविटी, प्लीज आपने अपनी जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो बायस से बचें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचें और अनड्यू इन्फ्लुएंस से बचें। याद रखें, इन प्रिंसिपल यू शुड नॉट एक्सेप्ट और कंटिन्यू द रिलेशनशिप जहां पे आपको लग रहा है कि भाई कोई चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है आपके प्रोफेशनल जजमेंट को। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी सर्कमस्टेंस या रिलेशनशिप आपके प्रोफेशनल जजमेंट को क्या कर सकता है, वो इम्पैक्ट कर सकता है, तो आपको ऐसे रिलेशनशिप्स को, ऐसे एंगेजमेंट्स को इधर एक्सेप्ट और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, वेरी इंपॉर्टेंट। अनटेन मेंटेन नॉलेज स्किल सो दैट यू कैन प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस एज पर स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशन। यानी कि आपके पास ऐसे नॉलेज, ऐसी स्किल होनी चाहिए, अपडेटेड नॉलेज, अपडेटेड स्किल्स होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग जो है अपनी जो सर्विस दे रहे हैं वो टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से मैच करती हो और रेलेवेंट लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हो। यू हैव टू एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का सिंपल सा मतलब है एक्ट केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली। केयरफुली, thoroughly and timely. You have to ensure people working under your authority should be properly trained and supervised, and you should make users of your services aware that there are inherent limitation in these services. For example, audit में 4 inherent limitation हम लोग पढ़ते हैं, तो user must be aware of that, right? TCWG management must be aware of that, shareholders must be aware of that. आइए प्लीज जरा ध्यान से सुनिए, फिर से बोलता हूँ। Attain, maintain knowledge and skills so that you can provide your professional services as per standards and law and regulation. Act diligently, yani carefully, thoroughly or timely, and people working under your authority, you are responsible for their training and supervision, and please make users aware of your services limitation. आइए, कॉन्फिडेंशियलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। May 24 में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, मैंने आपको क्लास में दिखाया भी, डीपीक्यू भी दिया और मोटिवेट भी किया कि भैया डीपीक्यू पढ़ लिया करो। आपका दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन आपके वो खुद हैं। गब्बर सिंह को कोई मार सकता है तो वो खुद गब्बर। तो याद रखिएगा, आप हैं गब्बर। गब्बर सिंह शोले में मरता नहीं है, अरेस्ट करवा देते हैं लास्ट में उसको, लेकिन फिर भी मरता नहीं, क्योंकि गब्बर को कोई मार सकता है तो वो खुद गब्बर। ध्यान रखिएगा। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी।
और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बोलता है? हैशटैग रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। प्लीज रिमेंबर, क्या ये फंडामेंटल प्रिंसिपल सिर्फ प्रैक्टिसिंग सीए के ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं बाबू, प्रोफेशनल अकाउंटेंट वर्ड यूज किया जा रहा है, सीए इन प्रैक्टिस यूज नहीं किया जा रहा है। यानी कि अगर आप एक सीए हैं और आप एम्प्लॉय हैं तो भी यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप प्रैक्टिस में हैं तो भी यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल, it serves the public interest because it ensures free flow of information from client or the employer to the professional accountant. And if the professional accountant will get free flow of information, he will be in a position to give better opinions. Come on, yes or no? तो याद रखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करती है। नाउ सबसे पहले 7 पॉइंट है इन एडवर्टेंट यानी एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर्स को लेके भी अलर्ट रहेंगे। दूसरी बात कॉन्फिडेंशियलिटी इंटरनली भी मेंटेन करेंगे। तीसरी बात, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट की मेंटेन करेंगे, और यहीं से कनेक्ट कर लो रिलेशनशिप के बाद भी मेंटेन करेंगे। एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर के लिए अलर्ट रहेंगे, विद इन द फर्म मेंटेन करेंगे, आने वालों की मेंटेन करेंगे, जाने वालों की मेंटेन करेंगे। ओके। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्शन के साथ पढ़ लेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी की जो एक्सेप्शन है। फिफ्थ पॉइंट, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी नो पर्सनल एडवांटेज, नो थर्ड पार्टी बेनिफिट। आपने खुद भी कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं लेना है और थर्ड पार्टी को भी कोई बेनिफिट नहीं देना है। ओके। और रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं मेरे साथ, रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं टू एंश्योर पर्सनल अंडर द अकाउंटेंट्स कंट्रोल, कि वो भी लोग क्या मेंटेन कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को, यानी आपके अंडर काम करने वाले लोग भी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। दीप्ति गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है, जाग गई हैं दीप्ति जी। आइए जी, हाँ जी, सातों पॉइंट क्लियर हो गए। कम ऑन टेल मी, एक पॉइंट नहीं पड़ा, एक्सेप्शन के साथ पढ़ लेंगे। एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर से बचो मेरे साथ, एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर से बचो। उसके बाद आने वालों की मेंटेन रखो, जाने वालों की मेंटेन रखो, मेरे साथ साथ हो के नहीं, कम ऑन टेल मी। एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर से बचो, आने वालों की मेंटेन रखो, जाने वालों की मेंटेन रखो, विद इन द फर्म मेंटेन रखो। एक पॉइंट छोड़ दिया। उसके बाद ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा, नो पर्सनल एडवांटेज, नो थर्ड पार्टी बेनिफिट, और साथ साथ में आप लोगों ने देखना है कि आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करते हो। नाउ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जहां पे हम लोग जो है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। नंबर 1 मेरे साथ, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल लीगल प्रोसीडिंग्स में आपको बोला जा रहा है डिस्क्लोज करने के लिए, यू हैव टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल आपको एप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी को डिस्क्लोज करने को बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। 143 सबसेक्शन 12 रेड विद 143 सबसेक्शन 13, तो वहां पे भी आपको बोला गया है फ्रॉड मिलता है एक पर्टिकुलर अमाउंट या उससे ज्यादा का, तो आपको एमसीए को डिस्क्लोज करना होता है। और 143 सबसेक्शन 13 बोलता है कि आपकी कोई प्रोफेशनल ड्यूटी ब्रीच नहीं मानी जाएगी। ओके। नंबर 2, ऑथोराइज बाय क्लाइंट एंड परमिटेड बाय लॉ। ऑथोराइज बाय क्लाइंट, परमिटेड बाय लॉ, पहला रिक्वायर्ड बाय लॉ था, फिर क्लाइंट की परमिशन है और लॉ मना नहीं कर रहा है तो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। नंबर 3, प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज के एग्जांपल, रिव्यू, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाय आईसीआई और एनएफआरए, रेगुलेटरी और प्रोफेशनल बॉडी। हाँ जी, रिव्यू, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। और तीसरा, सेफ गार्ड दी प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। और चौथा, आपको अगर कंप्लाई करना पड़ रहा है टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और एथिक्स रिक्वायरमेंट से। चारों बातें दोबारा बोलूंगा, प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज में पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल इंटरेस्ट, सेफ गार्ड, टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग एथिक्स रिक्वायरमेंट। आइए नाउ, कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से पहले, डिटेल में पढ़ा रहा हूं, फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाते हैं इतना। हाँ जी, कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए एवरीवन, 4 फैक्टर। नंबर 1, सबसे पहले आप लोग क्या कंसिडर करोगे भाई, सारी पार्टीज का इंटरेस्ट कंसिडर करो कि डिस्क्लोजर से किसी पार्टी का इंटरेस्ट हार्म नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो पार्टीज इंटरेस्ट, ऑल दी पार्टीज इंटरेस्ट इंक्लूडिंग थर्ड पार्टीज, एंड इट मस्ट नॉट बी हार्म्ड बाय डिस्क्लोजर। नंबर 2, याद रखें अगर सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो आप डिस्क्लोज करने जा रहे हो, इट मस्ट बी सब्सटेंशिएटेड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। इज दैट क्लियर? ओके। यानी आपको सारी जानकारी हो और वो सब्सटेंशिएटेड हो, प्रूफ हो चुकी हो, जितना भी पॉसिबल हो सकता है। देन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स रिसिपिएंट, भैया आपने एमसीए को बताना है, मीडिया को नहीं बताना है। एंड वेदर द रिसिपिएंट आर एप्रोप्रिएट, आपको अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस पता चल रहा है, आपने जाके कॉम्पिटिटर को चिल्ला के नहीं बताना है। डन। आइए तो फिर से बोलता हूं, पार्टीज इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन मस्ट बी नोन एंड सब्सटेंशिएटेड, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स रिसिपिएंट, एंड द रिसिपिएंट शुड बी एप्रोप्रिएट। चलिए जी आइए। देन ये क्वेश्चन था आपका May 24 का, ये आज आपका डीपीक्यू है। प्लीज
प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट देखने से पहले एक बार अपनी कॉपी देखना, कितने डीपीक्यू किए थे, मॉक टेस्ट कितने किए थे, प्रैक्टिस टेस्ट कितने किए थे, जो आपको फैसिलिटी दी जा रही है उसका कितना फायदा उठाया था। अगर आपने 70 टू 100% के बीच में फॉल कर रहे हो, देर आर हाई चांसेस कि आपके रिजल्ट के नीचे सक्सेसफुल लिखा होगा, पक्की बात है, ऑटो पायलट मोड पे। ओके, लाइव एमसीक्यू जितनी भी चीज आपको दी जाती है उनका कितना फायदा आपने उठाया था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रोफेशनल बिहेवियर। सेक्शन कौन सा होगा प्रोफेशनल बिहेवियर का? 115। हाँ जी 115, क्योंकि पांचवा है 115। आइए, प्रोफेशनल बिहेवियर में आप लोग क्या बोलेंगे? यू हैव टू कंप्लाई विद, मेरे साथ, लॉ एंड रेगुलेशन। ऐसे कंडक्ट को अवॉइड कीजिए जिससे डिस्क्रेडिट आता हो प्रोफेशन के ऊपर। आपने नोइंगली ऐसी इंप्लॉयमेंट में नहीं जाना है जिससे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन पे शक उठते हो, क्वेश्चंस उठते हो। ओके, रेलेवेंट लॉ रेगुलेशन से कंप्लाई करो, ऐसे कंडक्ट को अवॉइड करो जिससे प्रोफेशन की बेइज्जती होती हो। नोइंगली ऐसी इंप्लॉयमेंट में ना जाएं विच माइट इंपेयर द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में थोड़ा डिटेल में अगर पूछने जाएंगे तो पूछ लेंगे। एग्जैजरेटेड क्लेम अबाउट योर सर्विस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं करना है। नंबर 1 रिटर्न फाइलर इन फरीदाबाद, नंबर 1 ऑडिटर ऑफ इंडिया, ऐसे क्लेम्स नहीं करने। एग्जैजरेटेड क्लेम्स मार्क कर लीजिए, अपने क्लेम्स को एग्जैजरेटेड नहीं करना अबाउट द सर्विस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ओके, देन डिस्पार्जिंग रेफरेंसेस नहीं देने हैं, अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजंस नहीं करने हैं दूसरों के साथ, राइट, के वो ये करता है देखो हम तो उससे इतने बेहतर हैं। ओके, तो डिस्पार्जिंग रेफरेंसेस मत दीजिए, अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजन मत कीजिए दूसरों के काम के साथ। एंड अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आपने एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस जो इशू कर रखी है आईसीआई ने, उसको आपने जो है वो वायलेट नहीं करना है। ओके, ये सारी बातें हम लोग एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन के साथ पढ़ लेंगे, चिंता मत कीजिए। अगर डाउट है तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से हम लोग जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। अभी के लिए इसको थोड़ा सा डेफर कर रहा हूं, हम लोग गाइडलाइन के साथ इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। नाउ प्लीज, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है इन कंप्लाइंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल, डिफिकल्टी का मतलब क्या है? यू आर फेसिंग सिचुएशन वेयर कंप्लाइंग विद वन फंडामेंटल प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट विद अदर प्रिंसिपल। एक को मना रहे हो, दूसरा रूठ जा रहा है, एक को मना रहे हो, दूसरा रूठ जा रहा है, तो आपको सबसे पहली बात क्या करनी है? कंसल्ट करवाना है। ओके, कंसल्ट कीजिए, किसके साथ? आप कर सकते हैं, अगर फर्म की बात है तो अदर्स इन द फर्म, और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात है तो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दोस्त चाह विद गवर्नेंस के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, लीगल काउंसिल के साथ। कंसल्ट कीजिए कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आई एम ट्राइंग टू कंप्लाइंग विद वन एंड अनदर इज गेटिंग वायलेटेड। कंसल्ट कर लिया। दूसरी बात, क्या कंसल्टेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव हो जाते हैं आप लोग? आंसर इज नो। अकाउंटेंट इज नॉट रिलीव्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम कंसल्टेशन। किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी? नंबर 1, यूजिंग प्रोफेशनल जजमेंट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अल्टीमेटली योर कॉल, योर कॉन्फ्लिक्ट, you have to exercise professional judgment to resolve the conflict. And number 2, you still have the responsibility to consider withdrawal, disassociating yourself from the engagement if necessary and not prohibited by law or regulation. Refer SQC 1 also, refer SA 240 also. Come on, tell me, जल्दी बोलिए। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन विल नॉट रिलीव द प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ using professional judgment to resolve the conflict and disassociating the matter from the matter if necessary and not prohibited by law or regulation. Now, documentation. भाई आप ये जो भी काम कर रहे हैं प्लीज डॉक्यूमेंट करें। इशू क्या था, डिस्कशन क्या हुआ, डिसीजन क्या लिया, उसका रैशनल क्या है। इशू क्या था, डिस्कशन क्या हुआ, डिसीजन क्या बना, और डिसीजन का रैशनल, डिसीजन के पीछे का थॉट प्रोसेस जो है वो क्या है। डन, लीजिए, ये हो गए आपके पांचों के पांचों फंडामेंटल प्रिंसिपल रिवाइज। ऑल द बेस्ट।